हे स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल गौर फार्मा इनसाइट्स में। बच्चों, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का लेक्चर फर्स्ट में हमने अब तक क्या पढ़ा है? इंट्रोडक्शन ऑफ कोलॉइड, राइट। कोलॉइड के बारे में हमने पढ़ा हुआ है और कोलॉइडल सॉल्यूशन कैसे बनता है, कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है वो हमने पढ़ा। डिस्पर्सन सिस्टम क्या होता है, डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेज के बारे में जाना। उसके बाद हमने पार्टिकल साइज़ के बारे में भी थोड़ा बहुत समझा, शेप एंड साइज ऑफ द कोलॉइड, राइट। देन उसके बारे में और सेकेंड लेक्चर में हमने कवर किया क्या? सेकेंड लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन कवर किया। किसका? कोलॉइड्स का। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू इंटरेक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। कौन से पार्टिकल्स? डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम के बीच की इंटरेक्शन, इनके पार्टिकल्स के बीच की इंटरेक्शन के आधार पर हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा लेक्चर नंबर 2 में, राइट। ओके, तो एक बार फिर गुड इवनिंग एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन द गौर फार्मा इनसाइट्स। आज के लेक्चर में हम, जो कि थर्ड लेक्चर होने वाला है, आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलॉइड्स। प्रॉपर्टीज़। लास्ट सेकेंड लेक्चर में मैंने आपको केवल इनके टाइप्स बताए थे कि कोलॉइडल सॉल्यूशन में प्रॉपर्टीज़ के जो कितने टाइप की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, यानी इनके पार्टिकल्स में जो मल्टीपल इंटरेक्शन होती हैं आपस में, उनमें किन किन टाइप की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। तो वो 3 टाइप की थी: ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़, काइनेटिक प्रॉपर्टीज़ एंड इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़। तो आज हम बच्चों इनके बारे में समझेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। Optical properties of colloid depend upon the size, shape and refractive index of the particle that have make up the colloid. Some example of optical properties is, right, कौन कौन सी बताई थी मैंने, आप देखें, ठीक है। टिंडल इफेक्ट, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है इधर, राइट। एक ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, देन लास्ट में टर्बिडिटी है, राइट। तो हमें अल्ट्रा माइक्रोस्कोप ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ में आप देखेंगे तो आपको 4 टाइप के इफ़ेक्ट जो है पढ़ने होंगे आपको। एक है टिंडल इफ़ेक्ट, राइट। दूसरा अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी। तीसरा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एंड चौथा टर्बिडिटी। ये आपको 4 जो है प्रॉपर्टीज़ ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी में। अब ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी में आपको क्या बताया कि पार्टिकल्स जो होगा, पार्टिकल्स की ओवरऑल ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ से आप क्या स्टडी करेंगे? इसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को आप स्टडी करेंगे, लाइक शेप, पार्टिकल्स का साइज़ क्या है, राइट। ये सारी चीज़ें हम पता करेंगे और वो उनको पता करने के लिए, यानी पार्टिकल ओवरऑल कह सकते हैं अपन कि पार्टिकल साइज़ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये इम्पॉर्टेंस है। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ पार्टिकल की साइज़ एंड शेप को पता करने के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, राइट। ओवरऑल मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज़ उसकी हम कर सकते हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ के थ्रू। ओके, तो देखते हैं क्या होता है टिंडल इफ़ेक्ट। तो टिंडल इफ़ेक्ट के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं तो 19th सेंचुरी के आसपास में एक व्यक्ति हुए, जॉन टिंडल। इन्होंने सबसे पहले पॉलिन ग्रेन्स में इन्होंने एक इम्पैक्ट देखा, राइट। एक क्लाउडी टाइप का स्ट्रक्चर इन्होंने ऑब्जर्व किया। लाइट से स्कैटर्ड होके जो पॉलिन्स थे वो इधर उधर स्कैटर्ड हुए, जिसको इन्होंने अपने नाम से एक इफ़ेक्ट को टिंडल इफ़ेक्ट के नाम से इन्होंने प्रपोज़ किया। टिंडल इफ़ेक्ट में इनकी जो थ्योरी कहती थी वो क्या, देखिए यहाँ पे, डिस्क्राइब बाय जॉन टिंडल इन 19th सेंचुरी इन विच लाइट इज स्कैटर्ड बाय पार्टिकल्स इन ट्रांसपेरेंट मीडियम। आपके सामने ऐसे करके कोई भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा, यहाँ से आपका लाइट कोई सोर्स आप प्रोवाइड करेंगे, तो इनका कहना ये था कि ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा
जब तक आप उस पर लाइट का सोर्स नहीं प्रोवाइड करेंगे तब तक आपको ऑब्जर्वेशन के तौर पे यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा, सिर्फ ट्रांसपेरेंट मीडियम आपको नज़र आएगा। जब लाइट का सोर्स इस पर दिया जाता है तो एक क्लाउडीनेस, एक टर्बिड टाइप का एक पाथ फॉलो करते हुए लाइट स्कैटर्ड होके पार हो जाती है इससे, और तब आपको उसमें कुछ पार्टिकल्स जो हैं ऑब्जर्व होते दिखाई देंगे। ओवरऑल इनका ऑब्जर्वेशन केवल इतना सा था टिंडल का, ठीक है। तो इस इफ़ेक्ट को उन्होंने अपने नाम से टिंडल इफ़ेक्ट के नाम से रिप्रेजेंट किया, और वहाँ से उन्होंने पार्टिकल्स की साइज़ और उसकी स्टडी भी की। ट्रांसपेरेंट मीडियम सच एज कोलॉइड और अ गैस कॉजिंग द मीडियम टू अपीयर हेजी और क्लाउडी। ये भी मैंने बताया कि जब तक आप उस पर लाइट नहीं पास करेंगे तब तक ट्रांसपेरेंट लगता है, उसके बाद जब आप लाइट उस पर पास कर रहे हैं, लाइट सोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तब वो हेजी या क्लाउडी तरीके का नज़र आता है, स्ट्रक्चर शो ऑफ करता है अपने, राइट। मीडियम जो है वो ट्रांसपेरेंसी अपनी खो देता है, और उस लाइट का जो स्कैटर्ड पाथ है उसमें आपको उसके सस्पेंडेड या डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स जो हैं उस डिस्पर्स्ड मीडियम में, डिस्पर्सन मीडियम में या उस सॉल्वेंट में, वो आपको विजिबल हो सकते हैं, वो आपको दिखाई दे सकते हैं। यहाँ देखिए एक नोट भी डाला हुआ है, होमोजेनस सॉल्यूशन डजंट शो द टिंडल इफेक्ट। इसका मतलब कि जो सिंगल फेज सॉल्यूशन होते हैं, जो सिंगल फेज सॉल्यूशन होते हैं, वो टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करते। ये देखिए आपको डायग्राम से भी समझाया गया यहाँ पे, राइट, जो मैंने बताया अभी कि ये पाथ जो होता है यहाँ पे आपको पार्टिकल्स दिख सकता है। कोलॉइडल मिक्सचर फ्लोर एंड वाटर, एग्जांपल के तौर पे आटा और पानी का मिक्सचर, राइट। लाइट इज स्कैटर्ड थ्रू द कोलॉइड्स, इन कोलॉइडल मीडियम से लाइट स्कैटर्ड होके पास होती है। इसके एग्जांपल जो हैं आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी। एग्जांपल में इसके फॉग, मिल्क एंड स्मोक, ये सभी क्लाउडी स्ट्रक्चर, सभी हेजी या क्लाउडी मीडियम होते हैं, राइट। इनके पार्टिकल्स जो हैं टिंडल इफेक्ट से शो करते हैं, टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं, या टिंडल इफेक्ट जो है इनमें देखा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट हम पार्टिकल्स का साइज, शेप वगैरह कैसे स्ट्रक्चर स्टडी कर सकते हैं। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी, इसके थ्रू भी हम पार्टिकल्स, किसी भी कोलॉइडल सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स जो हैं उनको देख सकते हैं, वो हमें विजिबल हो सकते हैं। ऐसे पार्टिकल्स जो नेकेड आई से नहीं देखे जा सकते उनको हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी की सहायता से देख सकते हैं। यूज टू ऑब्जर्व एंड स्टडी द कोलॉइडल पार्टिकल्स दैट आर टू स्मॉल टू बी सीन विथ अ कन्वेंशनल लाइट माइक्रोस्कोपी, राइट। जो नॉर्मल माइक्रोस्कोप हैं उनके थ्रू नहीं देखे जा सकते। हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस सच एज एक्सरे, अल्ट्रावायलेट लाइट टू इल्यूमिनेट द सैंपल एंड प्रोड्यूस एन इमेज। होता क्या है इसमें, इसका जो ये डायग्राम देखें आप, डायग्राम से समझ सकते हैं अपन। ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है, यहाँ से इसमें क्या होता है, हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इससे पास होता है, या फिर क्या, यूवी रेज के थ्रू, राइट। इनके थ्रू आप इसको लाइट जो है वो पास करते हैं, रेज या लाइट्स जो पास होती हैं उसके थ्रू। सैंपल क्या है इसमें, ये दिया सॉइल विथ टिंडल इफेक्ट, राइट। सॉइल का एक पार्टिकल्स लिया और उस पर यहाँ से लाइट सोर्स प्रोवाइड किया, लाइट के पड़ने से ये पार्टिकल्स जो है वो स्कैटर्ड करेगा, वो एक इमेज बनाएगा। कहाँ पे, लाइट की जो रेज हैं वो स्कैटर्ड करके जो आई पीस होगा, माइक्रोस्कोप का आई पीस होगा, उस पर ये एक इमेज क्रिएट करेगा। किसके कारण, या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज के कारण, राइट, या फिर यूवी रेज के कारण, जो कि स्कैटर्ड होकर इस पर पड़ती हैं, राइट। और यहाँ से हम व्यू अंडर द माइक्रोस्कोप, यहाँ से हम उस इमेज को ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी की स्टडी है, यहाँ से भी हम उस पार्टिकल्स के शेप एंड साइज को पता कर सकते हैं। दिस इमेज इज़ देन कैप्चर्ड एंड एनालाइज टू डिटरमाइन द साइज, शेप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टिकल्स। इनके थ्रू हम उन पार्टिकल्स की शेप एंड साइज़ का जो है वो पता कर लेते हैं। किसी भी पार्टिकल्स की शेप एंड साइज़ का पता कर लेते हैं और उनको उनके शेप एंड साइज़ के अकॉर्डिंग हम डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इट इज़ यूज टू स्टडी द कोलॉइडल सॉल्यूशन एट हाई रिजोल्यूशन। इनको भी हम कोलॉइडल सॉल्यूशन के स्टडी के लिए, और इन सभी जैसा कि आपको पहले बताया ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ में सारी की सारी जो स्टडी हैं उनके थ्रू आप ज़्यादा कुछ नहीं बट उनकी मॉर्फोलॉजिकल स्टडी का ही पता करेंगे, यानी उनकी शेप साइज़ के अकॉर्डिंग पार्टिकल्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, कैसे उनको कैटेगराइज किया जा सकता है अलग अलग, राइट।
देन अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी से किस तरीके से अलग है। आप अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी में आप ऐसे पार्टिकल्स जो कि नेकेड आई से देख पाना लगभग मुश्किल था, उनकी स्टडी करते थे, राइट। अब ऐसे पार्टिकल्स भी होते ही होंगे ऑफकोर्स, जिनको आप अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी से भी आप नहीं स्टडी कर सकते, यानी वो पार्टिकल्स किस साइज़ के होंगे, नैनोमीटर इन साइज़, राइट। तो उनकी स्टडी जो है अपन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से करते हैं। इलेक्ट्रॉन एक बहुत ही छोटी एंटिटी होता है, नाम से ही आप समझ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के थ्रू आप नैनोमीटर में साइज़ जो है पार्टिकल्स की, उनकी स्टडी कर सकते हैं। ओके, तो अब इसमें देखते हैं आगे क्या होगा। इट इज़ यूज टू स्टडी द कोलॉइडल सॉल्यूशन एट हाई रेजोल्यूशन। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी यूजेस अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डिंग या इलेक्ट्रॉन बीम का यूज़ किया जाता है टू फॉर्म एन इमेज ऑफ द सैंपल। सैंपल के ऊपर इलेक्ट्रॉन बीम को प्रोड्यूस करवाया जाता है, जिसके थ्रू वो सैंपल्स स्कैटर्ड करता है, लाइट्स को इल्यूमिनेट करता है, जिसके थ्रू एक इमेज बनती है और उसकी हम स्टडी करते हैं, उसको कैप्चर कर लेते हैं। हेल्प टू रिसर्चर्स to study the morphology, size, distribution of colloidal particle at very high magnification up to nanometer scale, जैसा कि मैंने आपको बताया, राइट। नैनोमीटर स्केल पे आप इसकी स्टडी कर सकते हैं। वेरियस एप्लीकेशन इन वेरियस फील्ड सच एज मटेरियल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंटल साइंस, इन सभी फील्ड्स में इसका एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे यूजेस हैं इनके। ओके, नाउ यूज टू एग्जामाइन द बिहेवियर एंड स्ट्रक्चरल of nanoparticle, behavior and structure of the nanoparticles. So this was the electron microscopic studies, right। इसमें लास्ट है टर्बिडिटी। क्या होता है, बहुत ही इजी है। टर्बिडिटी मतलब एक वो क्लाउडी स्ट्रक्चर इमेज बनना, एक टर्बिड बनना। आपने प्रैक्टिकल्स के दौरान कई सारे सॉल्यूशंस, कई सारी चीज़ें जब आपने लाइक एनालिसिस में आपने प्रैक्टिकल किए, लिमिट टेस्ट वगैरह किए, केमिकल्स का इस्तेमाल आप लोग लेबोरेटरी में जो करते हैं, उनमें कई सारे टर्बिड सॉल्यूशन होते हैं। तो टर्बिडिटी इज़ नथिंग बट द क्लाउडीनेस ऑफ एनी सॉल्यूशन। मीजर द क्लाउडीनेस ऑफ अ कोलॉइडल सॉल्यूशन ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स। उसमें मौजूद जो पार्टिकल्स होंगे वो लाइट को इमिट करते हैं, जिसके वजह से कोई भी सॉल्यूशंस क्लाउडी हो जाता है, यानी धुंधला टाइप का हो जाता है, ठीक है। अब अगर वो लाइट को इमिट ना करे, वो पार्टिकल्स, उसमें मौजूद पार्टिकल्स अगर लाइट को इमिट ना करें तो सॉल्यूशन ऑफ कोर्स ट्रांसपेरेंट रहेगा, राइट। तो उस क्लाउडीनेस को मेज़र करने के लिए हम टर्बिडिटी स्टडी करते हैं, और उसके थ्रू भी हम पार्टिकल साइज को डिटरमाइन कर लेते हैं। यूज टू डिटरमाइन द पार्टिकल साइज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंसंट्रेशन। ओके, मूविंग ऑन, काइनेटिक प्रॉपर्टीज in a colloidal solution. Kinetic property refers to the dynamic behavior of particle. Dynamic in the sense movement and interreactions with other particles, या particles का एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना या एक दूसरे के साथ रिएक्ट करना, काइनेटिक प्रॉपर्टी के अंदर अपन स्टडी करते हैं, राइट। तो इसमें देखें क्या होता है। Here are some kinetic properties often seen in any colloidal solutions like Brownian motion, diffusion, sedimentation and viscosity. ओके, तो ये चार जो हैं काइनेटिक प्रॉपर्टी होती हैं। अब इसमें क्या, जैसे ऑप्टिकल में हम उन पार्टिकल्स के शेप एंड साइज़ की स्टडी कर रहे थे, तो काइनेटिक प्रॉपर्टीज़ में हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, उनके मूवमेंट की, राइट। इसमें हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, काइनेटिक प्रॉपर्टीज़ में। काइनेटिक प्रॉपर्टीज़ में हम पार्टिकल्स जो भी होंगे उनके डायनेमिक बिहेवियर की स्टडी कर रहे हैं। डायनेमिक बिहेवियर से मतलब है पार्टिकल्स का मूवमेंट या फिर उनकी रिएक्शंस एक दूसरे के साथ क्या क्या रहेंगी, उनकी स्टडी करेंगे अपन, ठीक है। तो ये काइनेटिक प्रॉपर्टीज़ के अंदर देखेंगे। अब ये कितने तरीके से, किन किन मेथड्स या किन किन स्टडी के थ्रू या क्या क्या स्टडीज़ देखी गई, क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व की गई कि कोलॉइडल सॉल्यूशन में मौजूद जो पार्टिकल्स हैं वो कौन कौन से इफेक्ट शो कर रहे हैं। तो जब स्टडी किया गया तो पाया गया कि भाई कोलॉइडल सॉल्यूशंस जितने भी हैं उनमें ब्राउनियन मोशन भी देखा जा सकता है, राइट, या फिर उनमें डिफ्यूज़न भी देखा जा सकता है, राइट, उनमें सेडिमेंटेशन इफेक्ट भी देखा जा सकता है, सेडिमेंटेशन, राइट, एंड फोर्थ वन इज़ उनमें विस्कोसिटी का इफेक्ट भी देखा जा सकता है। विस्कोसिटी भी इम्पेक्टेड होती है काइनेटिक
प्रॉपर्टीज से, उनके डायनेमिक बिहेवियर से विस्कोसिटी में भी असर पड़ता है कोलोइडल सॉल्यूशन में। कैसे, हम वो समझते हैं। सबसे पहला है ब्राउनियन मोशन, राइट, ब्राउनियन मोशन। अब बच्चों 1827 में रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक व्यक्ति हुए थे जिन्होंने ब्राउनियन मोशन की स्टडी की थी सबसे पहले, और इन्होंने ही ये प्रपोज किया। ये जो ब्राउनियन मोशन नाम की ये थ्योरी है इन्होंने ही सामने रखी 1827 में। ओके, तो ब्राउनियन मोशन में इन्होंने क्या देखा? इट इज़ अ फिनोमेना इन विच स्मॉल कोलोइडल पार्टिकल्स इन अ फ्लूइड exhibit irregular movement due to the impact of solvent molecule। अब इसके अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि कोई भी कोलोइडल सॉल्यूशन है, इसमें एक तो हो गए सॉल्यूट या फिर डिस्पर्स्ड फेज हो गया, और दूसरी हो गई उस सॉल्यूशन में मौजूद सॉल्वेंट, या फिर उसी को कोलोइडल सॉल्यूशन के केस में डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं हम। तो इसमें पार्टिकल्स सॉल्यूट भी हैं और पार्टिकल्स डिस्पर्सन मीडियम जो सॉल्वेंट है उसके भी पार्टिकल्स हैं, राइट। तो दोनों के पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन उसने पाई। अब ब्राउनियन थ्योरी के अकॉर्डिंग इनका कहना था कि सॉल्वेंट के जो पार्टिकल हैं, राइट, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं, ये एक अजीब तरीके का इम्पैक्ट डालते हैं। किसके ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं? सॉल्यूट या फिर डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स के ऊपर एक इम्पैक्ट डालते हैं, जिसके कारण से वो पार्टिकल्स अजीब तरीके की ट्रैवलिंग करते हैं, मोशन करते हैं, इधर उधर भागते हैं। इर्रेगुलर मूवमेंट, जिसको ये थ्योरी में अपने लिखा है इन्होंने, इर्रेगुलर मूवमेंट देखा गया। किसकी वजह से? ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, राइट। ओवरऑल इनकी थ्योरी इतना ही रिप्रेजेंट कर रही थी। फिनोमेना इन विच स्मॉल कोलोइडल पार्टिकल इन अ फ्लूइड एक्सिबिट इर्रेगुलर मूवमेंट ड्यू टू द इम्पैक्ट्स ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। पार्टिकल्स ऑफ बोथ फेजेस कोलाइज कॉन्स्टेंटली। दोनों फेज के पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे के साथ कंटिन्यूसली कोलाइज करते रहते हैं, टकराते रहते हैं। इसके कारण से दिस कॉज देम टू मूव इन अ जिगजैग पैटर्न, और जो वो इर्रेगुलर पैटर्न था, मूवमेंट था, उसको रॉबर्ट ब्राउन ने जिगजैग पैटर्न के नाम से बुलाया। दिस मूवमेंट इज ड्रिवन बाय द थर्मल एनर्जी। और बाद में वो इस सॉल्यूशन पे पहुंचा कि भाई एक ऐसा क्या इम्पैक्ट डाल रहे थे ये सॉल्वेंट के पार्टिकल्स उसके ऊपर, ऐसा क्या इम्पैक्ट उसको डाल रहे थे जिसके कारण से ये एक जिगजैग पैटर्न में मोशन कर रहे थे। तो उन्होंने ये पाया कि पार्टिकल्स खुद में कुछ ना कुछ क्या प्रोड्यूस करते हैं। थर्मल वर्ड का मीनिंग होता है हीट। पार्टिकल्स आपस में जब टकराते हैं तो उनके बीच में एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिसको थर्मल एनर्जी या फिर हीट के नाम से जाना जाता है, जिसके कारण से वो पार्टिकल्स एक दूसरे से रिएक्टिविटी ना दर्शाते हुए, एफिनिटी ना दर्शाते हुए वो पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर भागते हैं, जिसके कारण जिग-जैग पैटर्न का मोशन ऑब्जर्व होता है। तो दिस वॉज द ओवरऑल ब्राउनियन मोशन थ्योरी, राइट। ब्राउनियन मोशन में वही है कि एक छोटा सा इसका डायग्राम भी है, राइट। उसमें आपको डिस्पर्सन मीडियम बनाना है, डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स मेंशन करने हैं और उनका इर्रेगुलर पैटर्न में मोशन शो करना है, राइट। इर्रेगुलर पैटर्न में मोशन शो करना और उसको जिग-जैग पैटर्न के नाम से मेंशन करना होगा, ठीक है। नाउ द डिफ्यूजन प्रोसेस। व्हेन पार्टिकल्स मूव्स रैंडमली फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। डायग्राम से सीधे समझते हैं। एक ये किसी भी चीज़ का कंटेनर मान लें जिसमें कोलोइडल पार्टिकल ही कंसीडर कर लें। कंटेनर के इस एंड पे पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन जो है वो हायर है, तो मूवमेंट का जो पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा वो फ्रॉम हायर टू लोअर जिस भी सिस्टम में अगर होता है तो वो प्रोसेस कहलाती है क्या? डिफ्यूज़न कहलाती है। अब कोलोइडल सॉल्यूशन में इन्होंने बताया कि दिस मूवमेंट ऑल्सो ड्रिवन बाई थर्मल एनर्जी। ये मूवमेंट भी थर्मल एनर्जी के कारण ही हो रहा था। शेप एंड साइज प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स आर दोज फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अब पार्टिकल्स की शेप, उनकी साइज और फ्लो प्रॉपर्टीज़ जो हैं, उन प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जितनी भी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो ऐसे फैक्टर्स थे जो डिफ्यूज़न को इन्फ्लुएंस करते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं। डिफ्यूज़न की रेट ऑफ डिफ्यूज़न कम होगा कि ज़्यादा होगा, राइट। पहले स्मॉलर पार्टिकल्स डिफ्यूज़ होंगे या लार्जर पार्टिकल्स डिफ्यूज़ होंगे। ऐसी जो वेरियस काइंड्स ऑफ स्टडी हैं जो इम्पैक्ट हो सकती हैं डिफ्यूज़न की प्रोसेस में, उनके पॉसिबल रीज़न जो हैं वो ये बताए गए, शेप, साइज़ और प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स, यानी पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ जो हैं। इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन फिक्स लॉ। फिक्स के लॉ जो थर्ड सेमेस्टर में आप लोगों को फिजिकल फार्मेसी में ही पढ़ाए गए, फिक्स लॉस के बारे में बताया गया, जिसके अकॉर्डिंग फिक्स का स्टेटमेंट था कि द पार्टिकल्स डिफ्यूज कंटिन्यूअसली अंटिल द इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। जब तक इन दोनों के बीच में क्या ना मेंटेन हो जाए, इक्विलिब्रियम जब तक अचीव ना हो जाए, तब तक ये पार्टिकल्स जो है कंटिन्यूअसली डिफ्यूज़ होते रहेंगे फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ओके,
सो छोटी छोटी सी ये प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको आपको इसी मैनर में लर्न करना है और एग्ज़ाम में इसी मैनर में आपको लिखना भी है। सो नेक्स्ट वन इज सेडिमेंटेशन। काइनेटिक प्रॉपर्टी में नंबर 3 पे है सेडिमेंटेशन। ओके, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स पार्टिकल इन अ सॉल्यूशन सेटल डाउन इन द बॉटम लेयर। सीधी सी सिंपल सी बात है, सेडिमेंट मतलब नीचे की ओर बॉटम लेयर में जाके पार्टिकल्स का प्रेसिपिटेट के तौर पे इकट्ठे हो जाना। अब डायग्राम में जैसा कि देख सकते हैं, तो ग्रेविटी के कारण ये होता है ज़्यादातर। अब सेडिमेंटेशन के कुछ बेसिक से जो रूल्स हैं वो ये कहते हैं कि भाई लार्जर पार्टिकल्स जो है वो सबसे पहले सेटल फास्टर जो है स्पीड से सेटल होगा और स्मॉलर पार्टिकल्स धीरे धीरे होंगे। क्यों? क्योंकि उनका जो मॉलिकुलर वेट है वो डिपेंड करता है। दैट इज़ वाई यहाँ लिखा हुआ है कि हायर द मॉलिकुलर वेट देन हायर विल बी द सेडिमेंटेशन रेट। इफ़ ब्राउनियन मोशन इज़ हायर, राइट, उनमें मूवमेंट अगर पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा हुआ, स्पीड से हुआ, जिगजैग पैटर्न देखा गया अगर, तो भी सेडिमेंटेशन हाईली होगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल एक दूसरे से तकड़ा कोलाइज करके इधर उधर भागेंगे बार बार, जिसके वजह से वो बॉटम लेयर पे जाके छिपते जाएंगे, यहाँ पे आके सब इकट्ठे होते जाएंगे, राइट। तो ब्राउनियन मोशन अगर ज़्यादा हुआ तो सेडिमेंटेशन भी हाई होगा, और सेडिमेंटेशन जितना ज़्यादा होगा, हायर द सेडिमेंटेशन देयर विल बी लोअर द स्टेबिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। जितना ज़्यादा पार्टिकल्स बॉटम में आके इकट्ठे होते जाएंगे तो ये ओवरऑल तो ये अनस्टेबल ही होता जा रहा है, राइट। हमें ज़रूरत है कि पार्टिकल्स जो हैं डिस्पर्सन मीडियम में एक तरीके से क्या हों, सस्पेंडेड रहें, ताकि हम उसको उस फॉर्म में यूज़ कर सकें। जैसा कि एक बेटर एग्जांपल है आपके पास इसका सस्पेंसन, राइट। सस्पेंसन में क्या होते हैं, फ्लक्चुएटेड सस्पेंसन में उसके बॉटम लेयर में जाके पार्टिकल्स जो हैं प्रेसिपिटेट के तौर पे इकट्ठे हो जाते हैं, राइट, जिसको आपको फिर से शेक करना पड़ता है यूज़ करने से पहले, तब उनकी स्टेबिलिटी जो है वो रीअचीव्ड हो जाती है, राइट। रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज डिपेंड अपॉन द साइज, मास एंड द मीडियम इन विच द पार्टिकल आर सस्पेंडेड, राइट। तो जिस मीडियम में पार्टिकल सस्पेंडेड हैं वो हो गया, उसकी साइज़ हो गई पार्टिकल्स की, एंड पार्टिकल्स का मास जो उनका मॉलिकुलर वेट है, ये सारे जो हैं फैक्टर्स हैं जो सेडिमेंटेशन की रेट को इफेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वन इज द विस्कोसिटी। इन अ सॉल्यूशन विस्कोसिटी इज अ मेजर ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द फ्लूइड टू फ्लो। किसी भी सॉल्यूशन में विस्कोसिटी उस सॉल्यूशन की क्या है, उस सॉल्यूशन की विस्कोसिटी क्या है, उसके अंदर भरे हुए फ्लूइड जो भी उसका अंदर लिक्विड है उसकी फ्लो प्रॉपर्टी जो भी होगी, उसके फ्लूइड की फ्लो प्रॉपर्टी को जो भी फोर्स रेजिस्ट कर रहा होगा। रेजिस्टेंस का हिंदी शाब्दिक अर्थ होता है क्या, प्रतिरोध, राइट। विरोध कर रहा होगा जो भी फोर्स ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ नेट लाइक स्ट्रक्चर। क्यों होता है ऐसा कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं, कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं, वो उस सॉल्यूशन के लेयर में, अपर लेयर या उसके मिडिल लेयर, बॉटम लेयर में धीरे धीरे करके वो एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करने लगते हैं, जिसके वजह से उस सॉल्यूशन की विस्कोसिटी जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। ओके, नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ नेटवर्क स्ट्रक्चर लीड टू इंक्रीज फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल एंड स्लो डाउन द फ्लो ऑफ द फ्लूइड। नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर जो उनमें फॉर्म होता है, जैसा अभी बताया, ये क्या करता है, ये पार्टिकल्स के बीच में फ्रिक्शंस को भी बढ़ाते चला जाता है, यानी उनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स को इंक्रीज करता है, जिसके कारण उस फ्लूइड्स का फ्लो जो है वो स्लो डाउन हो जाता है, राइट। विस्कोसिटी ऑफ अ कोलॉइडल सॉल्यूशन कैन बी मेजर बाय रियोलॉजी, विस्कोमेट्री। किसी भी सॉल्यूशन की विस्कोसिटी, स्पेशली कोलॉइडल सॉल्यूशंस की विस्कोसिटी को रियोलॉजी या विस्कोमेट्री के द्वारा मेजर किया जा सकता है। नाउ मूविंग ऑन थर्ड टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी, दैट इज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। ओके, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ में किन चीज़ों की स्टडी करेंगे हम? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइड रिफर्स टू द बिहेवियर ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन अ कोलॉइडल सॉल्यूशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल फील्ड। किसी भी कोलॉइडल सॉल्यूशन में अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज अप्लाई करें तो उसमें किन किन चीज़ों का चेंजेस देखने का मिलता है हमें, उसकी स्टडी करेंगे हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी से, राइट। द इलेक्ट्रिकल फील्ड आर इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ऐसी वो मेथड्स हैं जिनका इफेक्ट हम देख सकते हैं, राइट, जिनके थ्रू हमने वेरियस काइंड्स ऑफ स्टडी की। खासतौर पे आपको जो है इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड इलेक्ट्रोलाइसिस, इन दो की स्टडी करनी होगी। दे ऑल प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन द स्टेबिलिटी, बिहेवियर एंड एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइडल सिस्टम। इन सभी का मेजर रोल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी को घटाने बढ़ाने में, उस सॉल्यूशन के बिहेवियर को पता करने में, राइट, कि सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का बिहेवियर कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स का क्या आपस में रिएक्शन है, रिलेशन कैसा है, एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइडल सिस्टम, और उन ऐसे टाइप्स के कोलॉइडल सिस्टम या सॉल्यूशन का किस तरीके से। पहला है इलेक्ट्रोलाइसिस, इसको हम देखते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट के वजह से किसी भी कोलॉइडल सॉल्यूशन में मौजूद सॉल्वेंट या उसके डिस्पर्स्ड फेज के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज्ड हो जाते हैं। किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक करंट पास करने की वजह से, विच अफेक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइडल सिस्टम सच एज उनके पार्टिकल साइज,
को, सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी को, उस पार्टिकल्स के सरफेस चार्ज को, राइट, उनके बीच में बनने वाले सरफेस में जो सरफेस टेंशन या इंटरफेशियल टेंशन है, उनमें चार्जेस को घटाने या बढ़ाने के काम में आते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस अफेक्ट कर सकते हैं किसी सॉल्यूशन को इतने तरीके से। ये स्ट्रक्चर के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। एक ये सॉल्यूशन है, कोलोइडल सॉल्यूशन, जिसमें हमने 2 इलेक्ट्रोड डाले, एक ये कैथोड माइनस, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज, कैथोड पे रिडक्शन होगा एंड एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा। यहाँ से हम पावर सोर्स अप्लाई कर रहे हैं इन दोनों के इलेक्ट्रोड्स पे। अब आप इफेक्ट चेंजेस जो है वो आप देख सकते हैं कि एनोड जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसके ऊपर सभी नेगेटिवली चार्ज आके सेपरेट हो जाएंगे पार्टिकल्स, उस सॉल्यूशन में मौजूद पार्टिकल्स, और जो कैथोड होगा उस पर पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे आके, सब के सब यहाँ पे इकट्ठे जमा हो जाएंगे। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस है इसके अंदर, राइट। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में क्या होते हैं, इन्हीं को हम आयोनिक सॉल्यूशंस कहते हैं, राइट। पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस से मिलके बनते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। तो ये चार्ज वाइज ये पार्टिकल्स जो हैं उस सॉल्यूशंस के इलेक्ट्रोड्स पे जाके सेपरेट होने लग जाते हैं, राइट। इन दोनों इलेक्ट्रोड्स पे जाके वो सेपरेट होने लग जाते हैं। तो ये है इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिकल फील्ड। जब किसी भी सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करें, उस चार्ज की वजह से उनके पार्टिकल्स में, सॉल्यूशन में मौजूद पार्टिकल्स में जो मूवमेंट होता है उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। अब ये मूवमेंट से चेंजेस क्या क्या आते हैं इन इलेक्ट्रोफोरेसिस? कोलोइडल पार्टिकल्स माइग्रेट टुवर्ड द पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, कोलोइडल पार्टिकल्स जो होते हैं वो माइग्रेट करने लग जाते हैं। कहाँ पे? जिस इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों? आगे देखते हैं। विच लीड द सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स। और ऐसा करने से होता क्या है, पार्टिकल्स का सेपरेशन होने लग जाता है, राइट। एक तरफ जाके वो इकट्ठे हो जाएंगे, और कहाँ पे होंगे? पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड्स पे। साइज एंड शेप ऑफ पार्टिकल्स, चार्ज एंड स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैन अफेक्ट द रेट ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। पार्टिकल्स का साइज, उसका शेप और चार्ज जितना आप अप्लाई कर रहे हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, कितने स्ट्रेंथ का इलेक्ट्रिक करंट आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस की रेट को अफेक्ट कर सकते हैं। डायग्राम में देखें आप, बिफोर पासिंग द इलेक्ट्रिक चार्ज, एक ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस जिसमें ये इक्विलिब्रियम में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं पार्टिकल्स। प्लैटिनम से बने हुए इलेक्ट्रोड इसमें अप्लाइड किए गए हैं। इन इलेक्ट्रोड में ये जो चैम्बर है इसमें डी आयोनाइज्ड वाटर का इस्तेमाल किया गया है इन सभी में, राइट। ये हो गया पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये बिफोर की कंडीशन बता रहा है, ये आफ्टर कंडीशन बता रहा है। बिफोर अप्लाइड करंट, आफ्टर अप्लाइंग द करंट। बिफोर पासिंग द इलेक्ट्रिक चार्ज क्या था, इक्विलिब्रियम की कंडीशंस बनी हुई है इलेक्ट्रोड के बीच में, कोई चेंजेस नहीं है, राइट। एंड आफ्टर पासिंग, व्हेन वी पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट, देखते हैं क्या होता है, ये सारे पार्टिकल्स जो है वो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की ओर माइग्रेट होने लगे। देख सकते हैं आप, यहाँ से ये माइग्रेशन स्टार्ट हो गया पार्टिकल्स का, ओके। और इस तरीके से ये सब के सब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स पे जाके सेपरेट हो गए सारे पार्टिकल्स। तो ये है इफेक्ट इलेक्ट्रोफोरेसिस का, ये प्रोसेस है पूरी की पूरी इलेक्ट्रोफोरेसिस की, राइट। कि आप इलेक्ट्रिक करंट जब प्रोवाइड करते हैं तो ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ जाके सब के सब इकट्ठे जमा हो जाते हैं, ओके।